हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने कल आपको सॉल्यूशन दिया था मॉडल पेपर का फिजिक्स का। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग विद एक्सप्लेनेशन करते चले गए थे। तो आज की इस वीडियो यानी कि पार्ट बी में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सारा जो सॉल्यूशंस दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और साथ ही साथ विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो आंसर है ये निकलेगा। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। तो ये देखिए ये जो है आपका ये यूनिट 3 या यूनिट 4 से क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत सारे बुक्स का अलग अलग यूनिट है, इसीलिए 3-4 मैं बोल सकती हूँ, तो 3-4 से उठाया गया है। तो देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डीप और एट द पोल, तो मैं जैसे कि आपको यहाँ एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इक्वेटर, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वगैरह। तो ये वाला इक्वेटर होता है और ये वाला यहाँ से यहाँ पे एक हम लोग बार मैग्नेट रखते हैं और ये सपोज़ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ करते हैं। और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो विथ इक्वेटर ये जो है वो 0 डिग्री का संरचना करता है और विथ पोल जो है ये 90 डिग्री का को कंस्ट्रक्ट करता है। तो अब जब यहाँ पे पूछा है कि रिस्पेक्टिवली क्या होगा, तो क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि एंगल ऑफ डीप द पोल्स एंड इक्वेटर। तो पोल्स के लिए पहले पूछा है और इक्वेटर के लिए बाद में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल्स के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री और इक्वेटर के लिए हो जाएगा 0 डिग्री विथ रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग खोजते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो रिस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कैसे दर्शाते हैं 5b से। तो यहाँ 5b, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे फ्लक्स की चेंजेस के बारे में बोल रहा है। तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। देखिए दोस्तों, ये आप पढ़े होंगे फैराडेज लॉ में पढ़े होंगे कि फर्स्ट लॉ जो बताता है ये एकदम सेम टू सेम डेफिनेशन को जो है उसका जो स्टेटमेंट है उसी को यहाँ पे उतार दिया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। तो हम लोग फैराडेज लॉ को पूरा अगर नाम से देखा जाए तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दे करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ तो ना तो लेंस लॉ होगा, ना तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा, ना ही किरचॉफ्स लॉ होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही इसका आंसर होगा, यानी कि पूरा नाम होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय। तो थ्रू द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, तो आर यहाँ पीक वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है जैसे कि ओम्स लॉ से आप देख सकते हैं कि V वर्सेस I होता है। तो V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे जो आपका V को जो है वो ई नॉट के ये पे दिखा सकते हैं कि पीक। आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग जब भी ग्राफ में इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो तो ई नॉट इस तरीके से रहता है। तो आर एक कांस्टेंट टर्म है दोस्तों। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/I, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो करंट के अगर टर्म्स पे देखना जाएंगे तो करंट इक्वल्स टू के आई इक्वल्स टू क्या हो रहा है। तो देखिए आर यहाँ गुना में है तो यहाँ आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो V/R हो जाएगा। चूँकि V के लिए यहाँ पे पीक वैल्यू के लिए हम लोग ई नॉट यूज़ करेंगे और बाई क्या होगा R हो जाएगा। चूँकि मैक्सिमम बोला है तो फॉर मैक्सिमम तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हम लोग चूज़ कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एनर्जी डिसिपेट्स इन LCR सर्किट इन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं तो बता दूं कि पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसी तरीके से मिस हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिनका नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 चूँकि एक आसान भी क्वेश्चन है तो आप लोग बहुत तो लोगों से खुद ही हो गया होगा। जिन लोगों से नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मैं बता दे रही हूँ कि 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो तीन कैपेसिटर
कैपेसिटर्स है इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करने के लिए बोला गया है। आपको पता होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि रजिस्टर्स को जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करने के लिए बोलता था तो हम लोग सिंपली लिखते थे कि आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस क्या R3 लिखते थे। जस्ट इसके उल्टा होता है कैपेसिटेंस में। तो यहाँ पे सपोज C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर है जिसको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि C लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तीनों का कैपेसिटी एक ही है, कैपेसिटर का जो वैल्यू है कैपेसिटेंस एक ही है। तो यहाँ पे सपोज़ ये C है, ये C है, ये C है और इसके जस्ट उल्टा होता है। तो आपको पता है कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बोला है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूँकि तीनों का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 3/C हो जाएगा। और चूँकि कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे दोस्तों, तो इसको उल्टाएंगे तो ये 3/C क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, ठीक है। तो C/3 आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पे डील किया था क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, हाँ 15, एक सेकेंड, हाँ 15। अ ट्रांसफार्मर इज़ एम्प्लॉयड टू, ट्रांसफार्मर मतलब होता है उसका मेन काम क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जनरली क्या करता है ना कि वोल्टेज और करंट को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। आपको पता होगा कुछ इस तरीके से आप पढ़े होंगे अभी, मतलब हाल फिलहाल, क्योंकि ये लास्ट के कुछ यूनिट्स में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप, अगर यहाँ पे कॉइल्स के नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर इसके कंपैरिजन यहाँ अगर ज़्यादा है, सपोज़ मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते थे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ क्या होता था, वोल्टेज जो होता था वो कम होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होता था। बट यहाँ पे जैसे ही इसके अगर रेसिप्रोकल में देखेंगे तो एक होता था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होता था और इसका जो यानी कि प्राइमरी पे कम होता था, सेकेंडरी पे हमारा ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जस्ट एक एसी वोल्टेज पे, वोल्टेजेस एंड करंट पे काम करता है और मतलब एक सस्टेनेबल मतलब एसी वोल्टेज को गेन करने के लिए, चाहे वो लो हो, चाहे वो स्टेप अप वे में हो या स्टेप डाउन वे में हो, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए ही काम करता है, यानी कि एम्प्लॉयड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑब्टेन अ सुटेबल एसी वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो देखिए दोस्तों, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के इक्वल ही होगा। तो C का जो आपको एक्सप्रेशन, आपको तो डायरेक्ट ये याद होगा कि रूट अंडर क्या होता है, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर B, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये B नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो देखिए किसी भी मतलब ऐसा जो कि जो हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते और उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि हड्डी टूट जाने पे या किसी चीज़ के उसके स्ट्रक्चर को अगर हमको पता लगना है कि हड्डी मुड़ गई है, या नॉर्मल भाषा में अगर बोले तो, या हड्डी टूट गई है या फ्रैक्चर हो गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं कि नहीं। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को जानने के लिए हम लोग किस वेव का यूज़ करते हैं, तो सिंपली हम लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्सरे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। तो ये तो एकदम सिंपल और मतलब एकदम होता है ना कि मतलब एकदम सटीक क्वेश्चन पूछा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस फार्मूला के बारे में पूछा है। तो ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, चूँकि मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। मिरर फार्मूला में हम लोग पढ़ते थे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और हमारा लेंस फार्मूला में पढ़ते थे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। तो इसमें प्लस होता था, इसमें माइनस होता था। लेंस फार्मूला अब आप इसको चूज़ कर लीजिए। तो देखिए A नंबर ऑप्शन तो मिरर फार्मूला का है और B नंबर ऑप्शन, हाँ B नंबर ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इफ़ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज। अच्छा देखिए, दो क्वेश्चंस ऑप्टिक्स का है
और मुझे लगता है कि आगे वाला भी ऑप्टिक्स का है, इसके पहले क्रिटिकल एंगल वाला भी ऑप्टिक्स का है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि उसका जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है वो भी ऑप्टिक्स का है, और यहाँ पे द वेव फ्रंट, ओके, ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और इंटरफेरेंस ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद चार्ज ऑफ फोटोन, ये यूनिट 7 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22, 21 एंड 20 और आगे के 2 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से बन रहे हैं। तो आप ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है उसको आप अपना मजबूत कर लीजिए फॉर एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट फोकल लेंथ। तो थिन लेंसेज का फॉर्मूला क्या होता था कि जितना भी सारा फोकल लेंथ होगा तो थिन लेंसेज में क्या होता था 1/f, अगर उसका समतुल्य फोकल लेंथ निकालना है या इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम लोग को करना पड़ता था 1/f1 + 1/f2, जितने भी होंगे इस तरीके से करना पड़ता था। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 थिन लेंसेज के बारे में दिया गया है। एनी नंबर थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट विथ, हाँ, फोकल लेंथ f1 एंड f2 2 ही तक दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि आगे भी चल सकता था, तो इसको डॉट 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 भी लगा सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ फोकल लेंसेज के फोकल लेंथ होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये चलता जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रिज्म से क्वेश्चन है। तो आप जैसे कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर जैसे आपने बनाया होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग पे काम करता है। तो ठीक है, तो उस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका है विद एक्सप्लेनेशन। आगे वाले वीडियो पे पार्ट सी पे हम लोग 35 तक कर लेंगे और इस तरीके से हमारा मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से जितने भी मॉडल आते जाएंगे उसके सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन मैं देते चले जाऊँगी। और साथ ही साथ आपको ये मैं बार बार याद दिला रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए एक डेमो की तरह है, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम टू सेम ये ही पूछे जाए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि ये क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन इसके इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो आप पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिए कि किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और कौन कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी पक्की कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।